हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लिनिकल रिसर्च जॉब प्रिपरेशन सीरीज। लास्ट सेशन में हमने क्लिनिकल रिसर्च का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था। मैं क्लिनिकल रिसर्च को सिर्फ डेफिनेशंस और पीपीटी के थ्रू नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज डेफिनेशन तो गूगल भी दे देगा, लेकिन इंटरव्यू में गूगल आपके बगल में नहीं बैठेगा। इसलिए हम कॉन्सेप्ट को स्टोरी और रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट है। आज हम क्लिनिकल रिसर्च के डार्क हिस्ट्री में जाने वाले हैं और बिलीव मी, आज की स्टोरी सुनने के बाद जब नेक्स्ट सेशन में जीसीपी, एथिक्स कमिटी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट जैसे वर्ड्स आएंगे तो आप ये नहीं पूछोगे सर ये सब रूल्स क्यों हैं। आप खुद बोलोगे सर रूल सुना तो बहुत जरूरी था। सो लेट्स बिगिन। सपोज मैं आपको बोलूं एक कफ सिरप पीने से 100 से ज्यादा लोग मर गए, बिलीव करोगे? नॉर्मली कफ सिरप लेने के बाद मैक्सिमम क्या एक्सपेक्ट करोगे? थोड़ी नींद आ गई, थोड़ा डिजीनेस या टेस्ट खराब था बोलोगे। इससे अच्छा कफ ही रहने देते। बट डेथ, दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आवर फर्स्ट स्टोरी इज इंपॉर्टेंट। ईयर था 1937, प्लेस यूनाइटेड स्टेट्स। एक मेडिसिन प्रिपेयर की गई कॉल्ड एलिक्सिर सल्फानिलामाइड। अब फॉर्मुलेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। मेडिसिन में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब जो एक्चुअल थेराप्यूटिक एक्शन करता है, लेकिन हर ड्रग को सीधे पाउडर फॉर्म में नहीं दिया जा सकता। सपोज मैं आपको एक पैकेट पाउडर दूं और बोलूं लो भाई थोड़ा थोड़ा अंदाजे से खा लेना, क्लिनिकल रिसर्च वहीं खत्म हो जाएगा। मेडिसिन को प्रॉपर डोजेज में फॉर्मुलेट करना पड़ता है। लिक्विड फॉर्मुलेशन बनाने के लिए सूटेबल सॉल्वेंट की जरूरत हो सकती है। एलिक्सिर सल्फानिलामाइड बनाते वक्त मैन्युफैक्चरर ने एक सॉल्वेंट यूज किया, डाई एथिलीन ग्लाइकोल। प्रॉब्लम, दैट वाज टॉक्सिक। प्रोडक्ट की एडिक्वेट सेफ्टी टेस्टिंग किए बिना उसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। पीपल कंज्यूम्ड इट एंड द रिजल्ट, मोर देन 100 डेथ्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। प्रॉब्लम सिर्फ मेडिसिन इफेक्टिव है या नहीं इतना नहीं है, मेडिसिन सेफ भी होनी चाहिए। इसी टाइप के डिजास्टर ने रेगुलेटर्स को मजबूर किया कि ड्रग मार्केट में आने से पहले सेफ्टी एविडेंस की जरूरत है। आपके लिए ये याद रखना है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस आ सकता है। इंटरव्यू में आपको ये याद रखना है, सल्फानिलामाइड और सॉल्वेंट प्लस डी इथिलाइन ग्लाइकोल प्लस टॉक्सिसिटी प्लस 100 प्लस डेथ्स, स्ट्रॉन्गर सेफ्टी रेगुलेशंस। बस चैन याद रखो। अब दूसरी स्टोरी और ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इमेजिन आपको डिजीज है, डॉक्टर के पास उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन आपको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। व्हाई? बिकॉज रिसर्चर्स वांट टू ऑब्जर्व, देखते हैं डिजीज आगे जाकर क्या करती है। अब आप क्या बोलोगे? सर ऑब्जर्वेशन बाद में करना, पहले ट्रीटमेंट दे दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री में ऐसा हुआ। दिस वॉज द टस्कीजी सिफिलिस स्टडी conducted in the United States from 1932 to 1972. First, what is syphilis? Syphilis is a bacterial sexually transmitted infection. Untreated रहने पर serious complications हो सकती हैं। The study involved hundreds of African American men, many of whom had syphilis. पार्टिसिपेंट्स को स्टडी की ट्रू नेचर के बारे में प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं किया गया। और फिर आया सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। पेनिसिलिन बिकम एन इफेक्टिव स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर सिफिलिस। अब लॉजिकली क्या होना चाहिए था? ट्रीटमेंट अवेलेबल है, पेशेंट को ट्रीटमेंट दो, सिंपल। लेकिन रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं किया एंड कंटिन्यूड ऑब्जर्विंग द
progression of untreated disease. This was a massive ethical violation. Participants suffered serious consequences, and infection could also affect partners and families. Eventually, the study became public and was stopped in 1972. And years later, in 1997, US President Bill Clinton formally apologized to survivors and their families. इतने decades बाद president को apology करनी पड़ी. Imagine how serious the event was. If interviewer asks, "What do you know about the Tuskegee syphilis studies?" you can say, "The Tuskegee syphilis studies was an unethical study conducted in the United States involving African American men. Participants were misled about the study, advocate informed consent was lacking, and effective treatment with penicillin was withheld even after it became available." बस इंटरव्यूअर इम्प्रेस्ड. आप बाहर आकर पूरी हिस्ट्री दोस्तों को सुना देना. अब आते हैं हिस्ट्री के सबसे हॉरिफाइंग एग्जाम्पल्स में से एक पर, नाजी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू. वर्ल्ड वॉर टू के दौरान prisoners in Nazi concentration camps were subjected to brutal medical experiments. Consent, no. Choice, no. Participants' safety, no. Human dignity, completely violated. Different types of experiments were performed. For example, extreme cold experiments. Prisoners को extremely cold conditions में expose किया गया to study hypothermia and survival. हम लोग एसी 18 डिग्री पर कर दे तो 5 मिनट बाद भाई रिमोट कहाँ है 24 कर. इमेजिन एक्सट्रीम फ्रीजिंग कंडीशंस, हाई एल्टीट्यूड एक्सपेरिमेंट्स. रिसर्चर्स simulated very high altitude conditions to see how the human body responds. Infectious disease experiments. Some prisoners were deliberately exposed to disease such as malaria. Imagine intentionally giving a healthy person an infection just to see what happens. Another experiment involved seawater. Question था, can humans survive by consuming seawater? अब देखो, अर्थ की सरफेस का लगभग 71% वाटर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गोवा गए और बिस्लेरी के पैसे बचाने के लिए समुद्र का पानी बोतल में भर लिया. सी वाटर हैज वेरी हाई सॉल्ट कंटेंट एंड ड्रिंकिंग इट कैन वर्सन डिहाइड्रेशन. Prisoners were forced into dangerous conditions to study these effects. These experiments were not legitimate ethical research. They were gross violations of human rights. And after World War II, the world realized something extremely important. Scientific knowledge can never come above basic human rights. This contributed to the development of the Nuremberg Code. इसका डिटेल हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे. अभी बस कनेक्शन याद रखो, नाजी एक्सपेरिमेंट्स, ह्यूमन राइट वायलेशंस, नीड फॉर वॉलंटियर कंसर्न एंड एथिकल प्रिंसिपल्स, न्यूरमबर्ग कोड. अब आते हैं एक ऐसी ट्रेजेडी पर जिसने ड्रग सेफ्टी, स्पेशली प्रेगनेंसी रिलेटेड ड्रग सेफ्टी को पूरी दुनिया में सीरियसली चेंज किया. थालिडोमाइड. Late 1950s and early 1960s, thalidomide was used as a sedative and was also given to pregnant women for problems including morning sickness. Morning sickness समझते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में नॉशिया एंड वॉमिटिंग. हमारे इंडियन सीरियल्स और मूवीज में प्रेगनेंसी टेस्ट बाद में होता है, वॉमिटिंग पहले होती है. हीरोइन ने 2 बार उल्टी की, पूरी फैमिली मुबारक हो, अरे भाई टेस्ट तो होने दो. Anyway, many pregnant women took thalidomide. Later, researchers discovered a devastating association. If taken during critical stages of fetal development, thalidomide could cause severe congenital abnormalities. One classic condition associated with it is phocomelia. Remember this term, phocomelia.
severe limb reduction defects. Some babies were born with severely shortened or absent limbs. Thousands of children were affected worldwide. Now imagine, मदर मेडिसिन ले रही थी ताकि उसको रिलीफ मिले, लेकिन डेवलपिंग बेबी पर डिवास्टेटिंग इफेक्ट हो रहा था. This tragedy showed the world that simply asking, does this medicine work, isn't enough. We also need to ask, is it safe? Safe for whom? And what dose? What about pregnancy? What about the fetus? What are the short term and long term risks? There where systematic drug safety evaluation becomes extremely important. अब मैं चाहता हूं आप चारों इवेंट्स को अलग अलग स्टोरीज की तरह मत याद करो, इसको एक चेन की तरह समझो. एलिक्सिर सल्फानिलामाइड ड्रग फॉर्मुलेशन अनसेफ थी, पीपल डाइड. टस्कीजी ट्रीटमेंट अवेलेबल होने के बावजूद पार्टिसिपेंट्स के राइट्स और वेलफेयर प्रोटेक्ट नहीं किए गए. नाजी एक्सपेरिमेंट्स कंसेंट और ह्यूमन डिग्निटी का एक्सट्रीम वायलेशन हुआ. थालिडोमाइड inadequate understanding testing of pregnancy related risks led to devastating birth defects. अब एक कॉमन क्वेश्चन पूछो, इन सब इवेंट्स ने दुनिया को क्या सिखाया? रिसर्च बिना रूल्स के नहीं हो सकता. साइंटिफिक एडवांसमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी पहले ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंट है, पेशेंट सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेंट राइट्स इंपॉर्टेंट है, कंसेंट इंपॉर्टेंट है, एथिक्स इंपॉर्टेंट है. और यहीं से मॉडर्न क्लिनिकल रिसर्च का स्ट्रक्चर धीरे धीरे इवॉल्व होता गया. इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एक फॉर्मूला याद रखो, इवेंट प्रॉब्लम इम्पैक्ट. फॉर एग्जांपल टस्कीजी इवेंट क्या था? सिफिलिस स्टडी. प्रॉब्लम क्या थी? मिसलीडिंग पार्टिसिपेंट्स, लैक ऑफ प्रॉपर इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड विथ होल्डिंग इफेक्टिव ट्रीटमेंट. इम्पैक्ट क्या हुआ? Stronger focus on participant protection and research ethics. अगर आप क्लिनिकल रिसर्च की हिस्ट्री इस पैटर्न से पढ़ोगे, आपको डेट्स रखने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड द रेगुलेशंस. सो फ्रेंड, आज हमने क्लिनिकल रिसर्च की हिस्ट्री के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट समझे, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा है, इन ट्रेजेडीज के बाद हुआ क्या? क्या दुनिया ने बोला बहुत गलत हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं? नो. रूल्स आए, एथिकल प्रिंसिपल्स आए, गाइडलाइंस डेवलप हुई, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स के राइट्स डिफाइन हुए और मॉडर्न क्लिनिकल रिसर्च की फाउंडेशन बनने लगी. यही हमारा नेक्स्ट सेशन है. अब हम समझेंगे कि इन हिस्टोरिकल इवेंट्स ने क्लिनिकल रिसर्च को कैसे चेंज किया और न्यूरम्बर्ग कोड, एथिकल प्रिंसिपल्स, इन्फॉर्म्ड कंसेंट और इवेंचुअली मॉडर्न जीसीपी जैसी कॉन्सेप्ट्स की जरूरत क्यों पड़ी. अब आपको क्या करना है? ना लाइब्रेरी जाना है, ना किसी सीनियर के पीछे घूमना है, ना किसी से नोट्स की फोटोकॉपी मांगनी है. बस नीचे नेक्स्ट वीडियो दबाना है. और अगर इतना करने में भी आलस आ रहा है तो क्लिनिकल रिसर्च से पहले हमें क्लिनिकल रिसर्च ऑन लेजीनेस स्टार्ट करना पड़ेगा. See you in the next session. Thank you guys. Keep learning, keep preparing, and I'll see you in session 3. Thank you for your valuable time.